सूरज डूब रहा था और खेत में सिर्फ एक ही आवाज थी, हालात से थक चुकी एक लड़की की सांस। उसके हाथ बीजों से भरे थे, आंखों में थोड़ा दर्द, थोड़ा सपना। दूर से एक बूढ़ा किसान उसे देख रहा था, जैसे वक्त अपने ही बीते सालों को देख रहा हो। फिर एक पल में सब खत्म हो गया। लड़की ने झुकते हुए बस मां कहा और जमीन पर सीधा गिर गई। उसके सिर के नीचे खून और मिट्टी का रंग एक हो गया और बूढ़े के पैर वही जम गए। खेत में हवा बंद थी, बस बारिश की पहली बूंद उसके गाल पर गिरी और बूढ़ा किसान धीरे से बोला, ये मिट्टी आज किसी को निगल गई। मिट्टी अभी भी गीली थी। रात की हल्की बारिश ने खेत को जैसे धोकर नया बना दिया था। हवा में गेहूं की महक घुली हुई थी और सूरज की किरणें हल्के धुएं सी धरती पर उतर रही थी। वहां एक लड़की झुकी हुई थी, हाथों में बीज, पैरों में मिट्टी, माथे पर पसीना। हर बार जब वो झुकती, उसका दुपट्टा जमीन को छू जाता और हर बार बूढ़ा किसान उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाता। उसका नाम था रघुनाथ। गांव में लोग कहते थे, वो बूढ़ा अब किसी से बात नहीं करता, बस जमीन से करता है। बीवी साल भर पहले गुजर गई थी और बेटा शहर चला गया था, वापस कभी नहीं आया। अब खेत ही उसका परिवार था और हवा उसका साथी। उस दिन जब वो हल लेकर निकला तो दूर खेत के किनारे एक अनजान लड़की दिखाई दी। काले बालों की चोटी, पीले कपड़े और आंखों में अजीब सी थकान। वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, बस काम में डूबी हुई थी, जैसे किसी ने कहा हो, रुकना मत। रघुनाथ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सिर झुकाकर हल चलाने लगा। पर हर थोड़ी देर बाद नजर फिर उसी पर चली जाती। उसके झुकने और उठने के बीच का हर पल किसी अधूरी कहानी जैसा था। दोपहर तक सूरज और तेज हो गया था। हवा गर्म थी और खेत की मिट्टी से भाप उठ रही थी। लड़की ने पसीना पोंछने के लिए सिर उठाया, पर अचानक उसका हाथ ढीला पड़ गया। उसने जमीन से बीज उठाने की कोशिश की, पर उंगलियां मिट्टी में धंस गई और वो वहीं गिर पड़ी। अरे बिटिया, रघुनाथ की आवाज खेत में गूंज गई। वो दौड़ पड़ा, उसके पैर फिसलते, सांसें टूटती हुई। लड़की जमीन पर पड़ी थी, चेहरा सफेद और सिर के पास मिट्टी लाल हो चुकी थी। बारिश की बची नमी में खून की महक फैल गई थी। रघुनाथ ने अपनी पुरानी गमछा पानी में भिगोकर उसके माथे पर रखी। बेटा, आंखें खोल। सुन रही है तू? उसकी पलकों में हलचल हुई, होंठ हिले, बस एक शब्द निकला, मां। बूढ़े की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से कहा, मत सो, ये जमीन बहुत गहरी है, किसी को भी खींच लेती है। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसके कंधे झुक गए, सांसें भारी, लेकिन आंखों में एक जिद थी, इस बार किसी को नहीं खोऊंगा। गांव के रास्ते पर लोग रुक गए। किसी ने पूछा, कौन है लड़की? रघुनाथ बस बोला, इंसान है, और गिर गई थी। झोंपड़ी तक के वो कुछ कदम उसे सालों जैसे लगे। हर कदम पर उसकी सांस टूटती, पर दिल धड़कता रहा। उसने लड़की को पुरानी चारपाई पर लिटाया, मिट्टी झाड़ी और धीमी आवाज में कहा, अब तू सुरक्षित है बिटिया, अब कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद लड़की ने आंखें खोली। उसकी निगाहें डरी हुई थी, जैसे वो जगह अजनबी नहीं, लेकिन दर्द से भरी हुई हो। रघुनाथ मुस्कराया, डर मत, ये मिट्टी सबकी मां है। बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। पहली बूंद झोंपड़ी की छत से टपकी और वहीं से शुरू हुई वो कहानी, जहां मिट्टी और इंसान दोनों एक दूसरे को समझने लगे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। छोटे छोटे बूंदें झोंपड़ी की छत पर ऐसे गिर रही थी, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रहा हो। अंदर मिट्टी की गंध और उबले दूध की भाप मिलकर एक अजीब सी गर्माहट फैला रही थी। बूढ़ा रघुनाथ चुपचाप चौखट पर बैठा था। उसके सामने चारपाई पर वही लड़की लेटी थी। चेहरा पीला, पर सांसें अब बराबर चल रही थी। कुछ पल बाद
उसने हल्की आवाज में कहा, आप कौन है? रघुनाथ मुस्कराया, मैं तो बस किसान हूं, इस मिट्टी का नौकर। फिर धीरे से पूछा, तू कौन है, बिटिया? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, सिया। बारिश की आवाज उस नाम के साथ गूंज उठी, जैसे आसमान ने भी उस नाम को सुनकर राहत की सांस ली हो। रघुनाथ ने कहा, सुंदर नाम है, सिया। इस नाम में सुकून है और थकान भी। सिया मुस्कुराई नहीं, बस आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों पर एक आंसू लुढ़क गया, शायद दर्द का या शायद किसी याद का। रघुनाथ ने चूल्हे पर दूध गर्म किया, मिट्टी के प्याले में डाला और उसके पास रखते हुए बोला, पी ले, शरीर को ताकत मिल जाएगी। वो प्याला हाथ में लेते हुए बोली, कई दिनों बाद किसी ने मेरे लिए कुछ बनाया है। आवाज कांपी और फिर खो गई बारिश की धुन में। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर झुका लिया। बस इतना महसूस हुआ कि शायद जिंदगी किसी को फिर से जीना सिखा रही है। थोड़ी देर बाद जब बिजली चमकी, सिया घबराकर उठ बैठी। आप बाहर है? हाँ बिटिया, डर मत, ये तो बस बादल है, इंसान नहीं। वो हंसी नहीं, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक टूटी हुई सुकून की लकीर थी। उस रात बूढ़ा देर तक सो नहीं पाया। उसके कानों में बारिश की आवाज नहीं, बल्कि उस लड़की की मां गूंज रही थी। दिल कह रहा था, ये बच्ची बहुत दर्द लेकर आई है। अगली सुबह जब सूरज निकला, झोंपड़ी की दीवारों पर उसकी किरणें ऐसे पड़ी जैसे किसी ने पुराने दर्द पर मरहम रखा हो। रघुनाथ उठा तो देखा, सिया आंगन में खड़ी है, हाथों में झाड़ू और चेहरे पर शांति। बिटिया, तू आराम कर ले। वो बोली, आराम से डर लगता है बाबा, काम में सुकून मिलता है। रघुनाथ पहली बार उसे बाबा कहते हुए सुन रहा था। दिल जैसे भर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर आज बस हल्का काम करेगी, नहीं तो फिर गिर जाएगी। सिया ने सिर झुका दिया, ठीक है। उस दिन दोनों ने मिलकर खेत की मेड़े ठीक की। रघुनाथ ने नोट किया, हर बार जब हवा चलती, सिया के बाल उड़ते और वो आंखें बंद कर लेती, जैसे किसी पुराने दृश्य को याद कर रही हो। शाम को जब सूरज ढल रहा था, सिया ने मिट्टी में अपने हाथ डुबोए और बोली, आप जानते हैं बाबा, ये मिट्टी अजीब है। जो इसमें गिरता है वो खत्म नहीं होता, कुछ बन जाता है। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा। हाँ बिटिया, मिट्टी मरने नहीं देती, बस रूप बदल देती है। दोनों चुप हो गए। दूर बिजली चमकी और खेत पर हल्की धुंध उतर आई। बारिश की आखिरी बूंदें अब छत से टपक रही थी, और उसी के साथ दो अधूरी जिंदगियां पहली बार थोड़ी पूरी लगने लगी। 3 दिन बीत गए। बारिश थम चुकी थी, पर मिट्टी अब भी नम थी। किसी ने कहा था, बारिश रुक जाए तो भी जमीन में उसकी गंध रह जाती है। शायद इंसान भी ऐसे ही होते हैं, दर्द चला जाए, याद रह जाती है। सिया अब हर सुबह रघुनाथ के साथ खेत जाती। उसकी चाल में अब डर नहीं था, बस थकावट थी। वो कम बोलती थी, पर जब बोलती तो शब्दों में अजीब गहराई होती। रघुनाथ ने एक दिन पूछा, तेरा घर कहाँ है बिटिया? सिया ने मिट्टी में उंगलियां फेरते हुए कहा, जहां लोग अब याद नहीं करते। रघुनाथ समझ गया, कुछ है जो वो बताना नहीं चाहती। उसने बस सिर हिला दिया, ठीक है, जो कहना हो, जब मन करे तब बता देना। पर गांव ऐसा नहीं था। यहां मिट्टी की तरह चुप रहना भी एक जुर्म था। धीरे धीरे बातें फैलने लगी। सुना है रघुनाथ ने किसी अजनबी को घर में रख लिया है। कहते हैं वो लड़की शहर से भाग कर आई है। कहीं वो कोई मुसीबत तो नहीं? हर दिन कोई ना कोई उसके दरवाजे के पास से गुजरता, झांक कर देखता और आगे बढ़ जाता, पर निगाहों में सवाल छोड़ जाता। रघुनाथ इन सब से बेपरवाह दिखता था, पर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। वो जानता था, गांव के लोग जहर मुंह से नहीं, बातों से घोलते हैं।
एक शाम जब वो दोनों खेत से लौट रहे थे, गांव की दो औरतें रास्ते में हंसते हुए बोली, अरे रघुनाथ चाचा, अब तो घर में बहू भी रख ली क्या? सिया रुक गई। उसके चेहरे पर रंग उतर गया। रघुनाथ ने गुस्से में कहा, शब्द संभाल कर बोलो। वो मेरी बेटी है। औरतें हंसती हुई चली गई, पर वो हंसी हवा में देर तक गूंजती रही, जैसे कोई जख्म को आवाज दे रही हो। रात को सिया चुप बैठी थी। बाहर चांद आधा था, जैसे किसी ने उसे भी तोड़ दिया हो। रघुनाथ ने पूछा, क्यों चुप है बिटिया? वो बोली, कभी कभी लगता है बाबा, मैं जहां जाती हूं वहां बातें मेरे पीछे आ जाती है। रघुनाथ ने उसका सिर थपथपाया। लोग वही कहते हैं जो खुद से डरते हैं। तू मत डर, तेरी सच्चाई तेरे काम में है, उनके मुंह में नहीं। वो कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार पिता जैसी परछाई दिखी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं सच बताऊं तो शायद आप भी डर जाएंगे। रघुनाथ बोला, बेटी, मैं अब किससे डरूं? मौत तक साथ चल चुका हूं। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मैं किसी की बीवी बनने वाली थी, पर मैंने शादी से पहले ही सब छोड़ दिया। वो लोग मुझे बेचने जा रहे थे बाबा, अपने ही रिश्तेदार। बूढ़ा सुनकर जड़ हो गया। झोंपड़ी के बाहर हवा का झोंका आया, दिया बुझ गया। सिया ने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। मैं भाग गई क्योंकि जीना चाहती थी, पर सबने कहा, भागने वाली औरतें इज्जत नहीं रखती। रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, जो बच जाती है वही सबसे बहादुर होती है। बिटिया। बाहर फिर से हवा तेज हुई। झोंपड़ी के कोनों में पुराने कागज उड़ने लगे। रघुनाथ ने चूल्हे में लकड़ी डाली और कहा, अब ये घर तेरा है, यहां कोई कुछ नहीं कहेगा। उस पल सिया ने पहली बार मुस्कराया। आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान सच्ची थी। और दूर खेत की ओर से बिजली चमकी, जैसे आसमान ने भी उनकी खामोश प्रतिज्ञा पर मुहर लगा दी हो। सुबह की हवा में अब सर्दी का हल्का एहसास था। कहीं दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी, पर रघुनाथ के घर की हवा भारी थी। गांव वालों की बातें अब काना फूसी नहीं रहीं। वो अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। कोई कहता, वो लड़की बदनाम है। कोई कहता, बूढ़े को भटका दिया है। रघुनाथ हर बात सुनता, पर जवाब में बस मिट्टी उठाकर अपने सिर पर मल लेता। जिसे ये मिट्टी समझ नहीं आई, उसे मैं क्या समझाऊं। पर उस दिन सब्र टूट गया। शाम ढल रही थी जब पंचायत का आदमी उसके दरवाजे पर आया। रघुनाथ, कल सबकी मीटिंग है। गांव को तेरे जवाब चाहिए। वो लड़की कौन है और क्यों तेरे घर में रह रही है? रघुनाथ ने बस इतना कहा, आ जाऊंगा। पर सुन लेना, जवाब दिल से दूंगा, डर से नहीं। उस रात हवा में खामोशी थी। सिया आंगन में बैठी थी, हाथों में मिट्टी पकड़े। उसने धीरे से कहा, बाबा, अगर मैं जाऊं तो लोग शांत हो जाएंगे ना? रघुनाथ ने उसकी ओर देखा। वो नजरों में बाप था, पर आवाज में तूफान। नहीं बिटिया, अगर तू चली गई तो लोग जीत जाएंगे और सच्चाई हार जाएगी। सिया रो पड़ी, मैं बोझ नहीं बनना चाहती बाबा। रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, बेटी, तू तो मेरी उम्र की आखिरी दुआ है। तेरे बिना ये झोंपड़ी, ये खेत, ये मिट्टी सब बेजान हो जाएगा। बाहर बिजली चमकी। बारिश फिर से आने वाली थी। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा था। पंचायत की चौपाल में सन्नाटा था। बीच में बैठे थे रघुनाथ, झुकी कमर पर सीधी निगाहें। सिया थोड़ी दूर खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ। सरपंच ने सख्त आवाज में पूछा, रघुनाथ, ये कौन है तेरे साथ? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और कहा, पहले ये बताओ, इंसान कौन है? सब चुप। वो बोला, जिसे मैंने खेत में बेहोश पाया, वो मेरे लिए बेटी बन गई। जिसे तुम सब बदनाम कहते हो, वो खुद बर्बादी से बचकर आई है। तुम्हें उसके कपड़ों से शर्म आती है, मुझे उसके जज्बे से गर्व। भीड़ में कुछ फुसफुसाहटें हुई। बूढ़ा पागल हो गया है। रघुनाथ गरज गया,
हाँ, अगर किसी की इज्जत बचाना पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूं। उसने सबके सामने कहा, आज से ये लड़की मेरी बेटी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। जिसे कोई अपनाने की हिम्मत नहीं करता, उसे मैंने अपना लिया। चौपाल में सन्नाटा छा गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, पर सबकी आंखों में कुछ पिघल गया। सिया के आंसू थम नहीं रहे थे। वो आगे बढ़ी, झुककर उसके पैरों को छूने लगी। आपने जो किया वो मेरे अपने भी न कर सके, बाबा। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, समाज वही सही कहता है जो डरता है। हम गलत इसलिए लगते हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं। बाहर तेज हवा चली और आसमान से पहली बूंद गिरी। सिया ने आसमान की ओर देखा। बारिश फिर आ गई। रघुनाथ मुस्कराया। हां, शायद ऊपर वाला भी गवाह बनना चाहता है। उस शाम दोनों वापस खेत लौटे। कदमों के नीचे मिट्टी थी, पर दिल में अब हल्कापन था। आसमान पर सूरज डूब रहा था और उस रोशनी में दोनों की परछाइयां एक सी लग रही थी, जैसे पिता और बेटी नहीं, बल्कि दो आत्माएं जो आखिरकार अपने घावों के पार पहुंच गई थी। उस रात आसमान काला था, बिजली चमक रही थी और हवा में डर था। रघुनाथ झोंपड़ी के बाहर बैठा था, आंखों में चिंता, दिल में कोई अनजाना भय। सिया अंदर चुप थी। उसके सामने वही पुराना प्याला रखा था, जिसमें कभी दूध था, आज बस बारिश का पानी। वो बार बार कहती, बाबा, सब ठीक हो जाएगा, पर उसकी आवाज खुद यकीन में नहीं थी। रात के बीच जब तूफान बढ़ा, रघुनाथ ने देखा दरवाजा खुला है। वो भागा, बाहर गया, पर खेत सन्न था। सिर्फ पानी, मिट्टी और अंधेरा। सिया, बिटिया। उसकी आवाज बार बार गूंजती रही, पर जवाब सिर्फ बारिश थी। सुबह जब तूफान थमा, खेत के बीच में वही जगह थी जहां पहली बार वो गिरी थी। उसी मिट्टी पर अब उसके कपड़ों का टुकड़ा पड़ा था। रघुनाथ वही घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से बारिश और आंसू एक हो गए। धीरे से बोला, तू मिट्टी में नहीं गिरी, बिटिया, मिट्टी में मिल गई है। कुछ दिन बाद गांव वालों ने देखा, उस जगह पर हरे अंकुर उगाए हैं जहां सिया आखिरी बार थी। कहते हैं वो पौधा कभी सूखता नहीं। रघुनाथ हर सुबह वही जाकर बैठता, धीरे से कहता, आज फिर बारिश होगी, बिटिया, तू सुन रही है ना? और जब हवा बहती तो लगता जैसे कोई जवाब देता हो, हाँ बाबा, मैं यही हूं।